गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। हमारा अध्याय नंबर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ये अध्याय चल रहा है। अभी तक हमने संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित संशोधन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है कि हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में व्यवस्था दी गई है, जिसके अनुसार हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। तो जैसा बच्चों मैंने आपको कल बताया था, हमने करीब 1951 से लेकर 2019 तक 103 संशोधन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने एक दशक में हुए संशोधनों के बारे में पढ़ा है। जैसे 1951 से लेकर 1960 तक, जिसमें 5 से ज़्यादा और 10 से कम संशोधन हुए। 1961 से 1970 के बीच करीब करीब 15 के आसपास संशोधन हुए। वहीं 1971 से 1980 के बीच काफ़ी मात्रा में यानी 20 से ज़्यादा संशोधन हुए। इसी प्रकार 1981 से लेकर 1990 के बीच भी 20 से अधिक संशोधन हुए। 1991 से लेकर सन 2000 तक करीब करीब 15 से अधिक या कुछ अधिक संशोधन हुए। 2001 से लेकर 2010 के बीच 10 से ज़्यादा बार संशोधन किए गए। 2011 से लेकर 2018 के कालखंड में 5 से अधिक बार संशोधन किए गए। तो हमने एक दशक के दौरान किए गए संशोधनों के बारे में पढ़ा है। तो दशक किसे कहते हैं? 10 वर्ष का जो समय होता है, 10 वर्ष के समय के दौरान किए गए संशोधनों को हम एक दशक में हुए संशोधन कहते हैं। तो संशोधनों को की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना होती रही है और कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि संशोधन भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा है। बाहरी तौर पर यदि देखें तो पिछले 69 वर्षों की अवधि के दौरान संविधान में 103 संशोधनों की बात थोड़ी अजीब लगती है। बाहरी तौर पर यदि हम देखें तो 69 वर्षों की अवधि के दौरान संविधान में 103 संशोधनों की बात थोड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन जैसा मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, उससे पता चलता है कि इन संशोधनों के पीछे केवल राजनीति सोच ही वो प्रमुख नहीं रही है। संविधान के पहले दशक को छोड़कर शेष दशकों में यानी 1951 से लेकर 1960 को छोड़कर 1961 से 1970, 71 से लेकर 80, 1981 से लेकर 1990, 1991 से लेकर 2000 और 2001 से लेकर 2010, 2011 से लेकर 2018-19 जब तक ये किताब छपी है। तो पहले दशक को छोड़ दिया जाए तो शेष दशकों में हमें संशोधन की एक धारा सी बहती हुई दिखाई देती है। तो इसका अर्थ यह है कि संशोधन के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीति सोच बहुत मायने नहीं रखती थी, बल्कि यह जो संशोधन किए गए वो समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से किए गए। क्या इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियां भी काम कर रही थी? क्या हमारे संविधान की जो कमजोरियां हैं
या सरकारों ने संविधान को तोड़ा मरोड़ा या उसे अपने बहुमत के दम पर या अपने बहुमत के बल पर उसे संशोधन करने का प्रयास किया, या हमारा संविधान ही बहुत अधिक लचीला है। तो संशोधनों की विषय वस्तु, अब तक किए गए संशोधनों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसा मैंने आपको बच्चों बताया है, हमारे देश में संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है, जिसमें संशोधन के लिए 3 प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। साधारण बहुमत से, दोनों सदन है वो साधारण बहुमत से पारित कर दे। दूसरा है विशेष बहुमत से, दोनों सदन उसे विशेष बहुमत से पारित कर दे। और तीसरा है विशेष बहुमत, दोनों सदन उसे विशेष बहुमत से पारित कर दे और आधे राज्यों के विधानमंडल उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे। तो हमारा संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। जैसे मैंने आपको बताया है, हमारा संविधान है वो कठोर भी है। कठोर इसलिए कि आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, अपने बहुमत की तानाशाही से संशोधन नहीं किया जा सकता। और लचीला किस लिए, क्योंकि संविधान में कुछ उपबंध है जिसमें आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति ली जाती है, लेकिन उनके साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो साधारण बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत, तो इसलिए हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर इसलिए कि बहुमत की तानाशाही से उसे इच्छा अनुसार तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, और लचीला इसलिए कि इसमें संशोधन की गुंजाइश को रखा गया है। तो इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियां भी काम कर रही है, या हमारा संविधान ही बहुत अधिक लचीला है। हमारा संविधान ही बहुत ज़्यादा लचीला है क्या, इसके बारे में है विचार किया जा सकता है। अब तक जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं बेटा, उनको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में वो संशोधन होते हैं जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के, जिनमें तकनीकी और प्रशासनिक प्रकृति है वो समाहित है। जैसा मैंने आपको बताया, संविधान में कुछ उपबंध हैं, कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए साधारण बहुमत से, कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत से, और कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने, उनकी व्याख्या करने और छुटपुट संशोधनों से संबंधित है। उन्हें केवल तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है, तकनीकी दृष्टि से उन्हें संशोधन कहा जा सकता है, लेकिन इनके द्वारा उन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं होते। तो अब तक जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं, यदि उनको स्पष्ट रूप से देखा जाए तो पहली श्रेणी में वे संशोधन है जो तकनीकी और प्रशासनिक प्रकृति के हैं और संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने, यानी जो मूल प्रावधान है, अनुच्छेद है, उनको स्पष्ट बनाने, अनुच्छेदों की व्याख्या करने, आर्टिकल को व्याख्या करने और छोटे मोटे संशोधनों से संबंधित रहे हैं। क्योंकि इससे संविधान के उपबंधों, आर्टिकल, अनुच्छेदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्हें केवल तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है। वास्तव में इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव है वो नहीं हुआ है। तो अब तक किए गए संशोधनों को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे संशोधन शामिल हैं जो तकनीकी और प्रशासनिक प्रकृति के हैं, अर्थात संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने, उनकी व्याख्या करने और छिटपुट संशोधनों से संबंधित रहे हैं। तो पहले श्रेणी में वे संशोधन आते हैं, पहले वे संशोधन जो या जिन्हें या जो प्राकृतिक तकनीकी दृष्टि से, जिनकी प्रकृति है वो तकनीकी है, जो
तकनीकी दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से या प्रशासनिक प्रकृति की है, तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के रही है, प्रशासनिक प्रकृति के रही है, जिनका उद्देश्य संविधान को स्पष्ट बनाना, संविधान को स्पष्ट बनाना, व्याख्या करना और छिटपुट संशोधनों से, और छिटपुट संशोधनों से संबंधित है, संशोधनों से संबंधित है, संशोधनों से संबंधित रही है। तो पहली श्रेणी में वे संशोधन आते हैं जो तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से हैं। इनका उद्देश्य संविधान को अधिक स्पष्ट बनाना, संविधान के उपबंधों की व्याख्या करना, आर्टिकल को समझाना और छिटपुट संशोधनों से संबंधित रही है। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से 62 साल, तो 15वां संविधान संशोधन है, 15वां संविधान संशोधन, जो 15वां संविधान संशोधन है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की आयु है, जो 15वां संविधान संशोधन है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है, सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसे 60 से 62 वर्ष किया गया है। तो 15वां संविधान संशोधन है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनकी रिटायरमेंट की आयु को 60 से 62 वर्ष किया गया है। इसी प्रकार तो 15वां संविधान संशोधन है उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उनकी रिटायरमेंट की आयु पहले 60 वर्ष थी, और 15वें संविधान संशोधन के द्वारा उस सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष, ये 15वां संविधान संशोधन है, इससे जुड़ा है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन बढ़ाने से संबंधित जो 54वां संविधान संशोधन है, जो 54वां संविधान संशोधन है, तो 54वां जो संविधान संशोधन है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ाने से संबंधित है, के वेतन को बढ़ाने से संबंधित है। जो 54वां संविधान संशोधन है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ाने से संबंधित या संबंध रखता है। जैसे 15वां संविधान संशोधन है उसमें ये तो छिटपुट संशोधन है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु को 60 से 62 साल किया गया, क्योंकि जितना उम्र दराज न्यायाधीश होगा वो उतना ही अधिक कानून का ज्ञाता, पारंगत, विधि को जानने वाला, कानून को जानने वाला, संविधान को जानने वाला बनेगा। इसलिए रिटायरमेंट की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया है। इसी प्रकार जो 54वां संविधान संशोधन है बेटा, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ाने से संबंधित रहा है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन, क्योंकि वो भी उनके वेतन को बढ़ाया जाना आवश्यक है और उन्हें पर्याप्त मात्रा में वेतन, भत्ते और सुविधाएं दी गई है। एक अन्य उदाहरण के रूप में विधायिकाओं में जो विधायिकाएं हैं जिन्हें हम विधानमंडल बोलते हैं, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। तो विधायिका है या विधानसभा है, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के
जो व्यक्ति है उनके लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है, वो प्रावधान है। तो हमारे संविधान में जो पहले संशोधनों की बात कर रहे थे, तो पहले संशोधन में वो संशोधन है जो तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से छुटपुट रहे हैं, जैसे संविधान को स्पष्ट करना, उसकी व्याख्या करना, और छिटपुट संशोधनों से संबंधित रहे, जैसे कि 15 संविधान संशोधन, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु को 60 से लेकर 62 वर्ष किया गया है। इसी प्रकार जो 54वां संविधान संशोधन है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते, उनकी सुविधा बढ़ाने से संबंधित रहा है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण के रूप में हम विधायिका में जो विधानसभा है, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी प्रावधान से जुड़ा हुआ है। मूल उपबंध में आरक्षण की बात, हमारा जो संविधान है उसके मूल उपबंध में आरक्षण की बात है, वो सिर्फ 10 वर्ष के लिए की गई थी, परंतु इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इस संबंध में अब तक 6 संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु लेकिन इन संशोधनों से जो हमारे संविधान के मूल उपबंध है, संविधान की जो मूल धारा है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। तो आरक्षण की बात थी, वो प्रारंभिक 10 वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन बाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति, उनके सामाजिक स्तर को देखते हुए बार बार आरक्षण संबंधी प्रावधान को बढ़ाया गया है। यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जरूरी भी था, क्योंकि आर्थिक सामाजिक स्थिति वो बहुत ही कमजोर रही है, इसलिए उनको आरक्षण का लाभ देना और उस आरक्षण के लाभ को बरकरार रखना बहुत अधिक आवश्यक था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मूल उपबंध में हमारे देश में आरक्षण की बात को केवल 10 वर्ष के लिए कहा गया था, लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर संशोधन द्वारा इसे पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, और ऐसे अभी तक 6 संशोधन है वो किए भी जा चुके हैं। परंतु जैसा मैंने आपको बताया है, इन संशोधनों से जो संविधान का जो मूल उपबंध है, मूल जो धारा है, मूल जो अनुच्छेद है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं ये केवल और केवल तकनीकी संशोधन रहे हैं। तो हम ये केवल तकनीकी संशोधन रहे हैं, जिसमें आरक्षण से संबंधित संशोधन भी रहा है, क्योंकि आरक्षण की बात को प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए कहा गया था, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति और उनकी दशा को देखते हुए प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसे पुनः बढ़ाया गया है, और ऐसा 6 बार उसमें संशोधन किया गया है। लेकिन संशोधन होने के बावजूद भी जो मूल उपबंध है, जो मूल धारा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह केवल एक तकनीकी संशोधन है। तो जैसे हमने पहले संशोधनों के बारे में पढ़ा, वो केवल तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, जिनका उद्देश्य संविधान को अधिक स्पष्ट करना, अधिक मौलिक बनाना, उसकी व्याख्या करना, उसमें छोटे मोटे संशोधन करने से जुड़ा हुआ है। हमने 2 उदाहरण के द्वारा भी पढ़ा है। 15वें संविधान संशोधन के द्वारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनकी रिटायरमेंट की आयु को 60 से 62 वर्ष किया गया है। इसी प्रकार जो 54वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते सुविधाओं को बढ़ाया गया है। उनके वेतन भत्ते को बढ़ाने से संबंधित ये संशोधन रहा है। इसी प्रकार जो आरक्षण संबंधी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, विधानसभाओं में कुछ सीटें, प्रत्येक राज्य में कुछ सीटें हैं, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST के लिए आरक्षित की गई है।
मूल उपबंध में जैसा मैंने आपको बताया कि आरक्षण की बात केवल 10 वर्ष के लिए की गई थी, परंतु 10 वर्ष की समाप्ति के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगामी 10 वर्ष के लिए इसे बढ़ाना आवश्यक समझा गया था। ऐसे 6 संशोधन किए जा चुके हैं, ऐसे 6 संशोधन हो चुके हैं, परंतु इन 6 संशोधनों के होने के बावजूद भी जो हमारे संविधान के जो मूल उपबंध है, जो मूल तत्व है, उनमें कोई अंतर नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले प्रकार के जो संशोधन है वो केवल तकनीकी है, प्रशासनिक दृष्टि से है, क्योंकि इन संशोधनों का उद्देश्य संविधान को स्पष्ट बनाना, संविधान की व्याख्या करना और छिटपुट संशोधनों से संबंधित रहा है। तो संविधान में आरक्षण को लेकर अब तक आरक्षण के प्रावधान को बढ़ाने को लेकर 6 संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इससे जो संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल उपबंध है, उसमें कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो जितने भी संशोधन है जो पहली श्रेणी में आते हैं वो केवल तकनीकी है, प्रशासनिक है और संविधान में छिटपुट संशोधनों से संबंधित रहे हैं। तो बेटा आज जो हमने पढ़ाया है इसको आपको जैसे मैंने लिखा है साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति, पहले संशोधन के बारे में लिखा है, 15वें संविधान संशोधन, 54वें संविधान संशोधन से संबंधित मैंने आपको लिखाया है। इनको बेटा आपको लिखना है, इनको समझना है। और आरक्षण संबंधी प्रावधान जो प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के पश्चात जिसे पुनः 10 वर्षों के लिए पुनः बढ़ाना आवश्यक समझा गया है, इनके बारे में आपको मैंने लिखाया भी है, अंडरलाइन भी कराया है। इसको आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।